आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो 1 to 5 का है और आपके एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ये 28 दिसंबर 2022 को हुआ था और इससे आपको अंदाजा मिलेगा कि अगस्त 2024 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। सैकड़ों सालों से क्या हुआ था कि जो सिंध का रेगिस्तान में था उसमें ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। आज ये जगह कहाँ है? पाकिस्तान में है। वहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बुलाते हैं। मोहनजोदड़ो यानी का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा द माउंट ऑफ द डेड, यानी कि मृतकों का टीला। इंग्लिश में भी याद रखना क्योंकि पूछ लेता है द माउंट ऑफ द डेड। ठीक है। तब किसे पता था कि कभी यहाँ भारत की सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी। लोगों ने इसे ईंटों से अपने घर बनाए। लोगों ने क्या किया? इन ईंटों से क्या बनाया? अपने घर बनाए। और लोगों ने 19वीं सदी में रेलवे लाइन बनाने के लिए 2 अंग्रेज इंजीनियर इन ईंटों को भर भर कर ले गए। जल्दी इन 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियां दौड़ने लगी। सिंधु घाटी सभ्यता के शेरों की खोज से भारत का इतिहास 2000 साल से ज्यादा पीछे चला गया। खुदाई में मिले इन शहरों को देखकर हैरानी हुई कि सभी शहर बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। प्रमुख सड़कें जैसी थी, सीधी बनी थी। सभी घरों के डिजाइन कैसे थे? एक जैसे थे। बीच में खुला हुआ आंगन था और उसके चारों ओर क्या थे? कमरे थे। शहर के एक सिरे पर 4 दीवारी थी जिसमें शायद राजा रहता होगा और इतिहासकार इसे सीटाडेल के नाम से जानते थे। किस नाम से? सीटाडेल। सभी घरों की ईंटों का साइज कैसा था? बराबर था, 1 गुणे 28 सेंटीमीटर। और सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का साइज कितना था? 10 गुणे 20 गुणे 40, ठीक है, सेंटीमीटर था। शहर एक दूसरे से सैकड़ों किलोमीटर दूर बसे थे और यहाँ नालियों की बढ़िया व्यवस्था थी। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। लोग उसे क्या पुकारते थे? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। आपको क्या करना है? जो हमने आपको ये गद्यांश पढ़ के सुनाया ना, इसी में से इसके आंसर देने हैं। तो हमने अभी आपको बताया था, पूरा गद्यांश पढ़ के सुनाया था। लोग इसे क्या पुकारते थे? तो यहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बुलाते थे। क्या बुलाते थे? मोहनजोदड़ो। काफी इजी होता है, बस आपको आंसर देने होते हैं इसमें से क्वेश्चन को पढ़कर। तो इसमें से क्या बुलाते थे? तो बुलाते थे मोहनजोदड़ो। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी और हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित है और कालीबंगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा की खोज 1954 में अमलानंद घोष ने की थी। ये भी याद रखना, रीट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सभी प्रीवियस ईयर के पेपरों में, तो ये सभी अच्छे से याद कर लेना। व्याख्या कह रही है कि सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था और लोग इसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारते थे। हड़प्पा पूर्वी पाकिस्तान के पंजाब में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है और लोथल भारत के कौन से राज्य में है? गुजरात में है, पुरातात्विक स्थल है। जबकि कालीबंगा राजस्थान में है। तो ये भी पूछ लेगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखलदास बनर्जी। कौन सी नदी के तट पर स्थित है? सिंधु नदी के तट पर। कहाँ स्थित है? वर्तमान में पाकिस्तान में। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। कब की? 1921 में। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी। और कहाँ स्थित है? पूर्वी पाकिस्तान में। लोथल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? भोगवा। और कहाँ स्थित है? गुजरात में। कालीबंगा राजस्थान में स्थित। 1954 में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपके हिस्ट्री में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की ईंटों से किस रेल मार्ग का निर्माण किया? ऑप्शन ए है सिंध से हिंद तक, ऑप्शन बी है सिंध से कराची तक, ऑप्शन सी है कराची से लाहौर तक और ऑप्शन डी है लाहौर से अटारी तक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, कराची से लाहौर तक। मोहनजोदड़ो की ईंटों से कराची से लाहौर तक के रेल मार्ग का निर्माण किया गया था। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मोहनजोदड़ो की ईंटों से 19वीं सदी में रेल मार्ग बनाया गया। ये रेल मार्ग कराची से लाहौर तक बनाया
गया था। ठीक है, एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहनजोदड़ो की ईंटें कितनी पुरानी थी। ऑप्शन ए 400 वर्ष, ऑप्शन बी है 4 लाख वर्ष, ऑप्शन सी है 4000 वर्ष, ऑप्शन डी है 2000 वर्ष। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4000 वर्ष। मोहनजोदड़ो की ईंटें 4000 वर्ष पुरानी हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त ईंटें 4000 वर्ष पुरानी ईंटें थीं। इन्हीं ईंटों की सहायता से वहां के लोगों ने अपने घर कराची से लाहौर तक के रेल मार्ग का निर्माण किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खुदाई में मिले दो सबसे बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ। ऑप्शन ए था कि वे दोनों बहुत सुंदर थे, ऑप्शन बी था वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, ऑप्शन सी था वे दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, ऑप्शन डी था वे दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। ठीक है, खुदाई में जो हमें मिले थे बड़े से शहर, तो मैं देखकर हमें आश्चर्य इसलिए हुआ कि वे दोनों शहर जो थे वो दोनों एक जैसे भी दिखते थे। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गद्दांश के अनुसार मोहनजोदड़ो की खुदाई में प्राप्त दो बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य हुआ था, क्योंकि ये दोनों शहर बिल्कुल एक जैसे ही दिखते थे। इन शहरों में बने सभी घरों की डिजाइन कैसी थी, एक जैसी थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इतिहासकार सीटाडेल किसे कहते थे। तो मैंने कहा था आपको गद्दांश सही से पढ़ना है, सारे क्वेश्चन गद्दांश से ही पूछे जाएंगे। तो हमने देखा था कि इतिहासकार जो थे वो सीटाडेल किसे कहते थे। ऑप्शन ए था शहर के एक कोने पर बनी 4 दीवारी को, ऑप्शन बी था शहर में बने घरों को, ऑप्शन सी था मिट्टी से बनी ईंटों को, और ऑप्शन डी था नगर व्यवस्था को। तो हमने देखा था कि हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि शहर के एक कोने में बनी जो 4 दीवारी थी उसे हम क्या कहते थे, सीटाडेल कहते थे। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि एक कोने में बनी शहर की बड़ी 4 दीवारी को इतिहासकार सीटाडेल कहते थे, और इस 4 दीवारी में संभवतः राजा जो था वो निवास करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है कि सभी घरों की ईंटों का आकार समान था, ऑप्शन बी है कि सभी शहरों की ईंटों का आकार समान था, ऑप्शन सी था सभी शहरों के घरों की संरचना समान थी, और ऑप्शन डी था सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो बताइए कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है, नहीं पूछी है। तो हमने देखा कि सभी घरों की ईंटों का आकार समान था, तो ये तो हो जाएगी। सभी शहरों की दीवारों का ईंटों का समान था, ये भी सही था। संरचना भी कैसी थी, समान थी, ये भी सही था। और ये नालियों की व्यवस्था भी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन इसने कह दिया है कि अच्छी नहीं है, तो यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि हमसे गलत ही पूछा है। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता के विकास में ये कथन असंगत है, यानी कि गलत है, क्योंकि सभी शहर में जो घड़ी की ईंटों थी उनका आकार समान था, समान उनकी संरचना थी, शहर में नालियों की व्यवस्था भी अच्छी और सुव्यवस्थित थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आगत शब्द है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि विदेशी कौन से शब्द है, हिंदी कौन से शब्द है, देशज, आगत, तत्सम, तद्भव, तो ये सब याद करके जाना। तो बताइए इसमें से आगत पूछा है तो वो कौन सा शब्द है। ऑप्शन ए है रेलवे लाइन, ऑप्शन बी है सभ्यता, ऑप्शन सी है भारतीय, ऑप्शन डी है इतिहासकार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे लाइन। जो आगत शब्द है वो रेलवे लाइन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि प्रश्नागत शब्दों में रेलवे लाइन जो है वो आगत शब्द है। यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगत कैसा शब्द है, इंग्लिश का शब्द है। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी विदेशी भाषा से ग्रहण कर हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। आगत शब्द कैसे होते हैं, वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आकर प्रयोग कर लिए जाते हैं उन्हें हम क्या शब्द कहते हैं, आगत शब्द। सभ्यता, भारतीय और इतिहास की सभी भारतीय भाषाओं के शब्द हैं। सभ्यता, भारतीय और इतिहास ये सभी कैसी भाषाओं के शब्द हैं, भारतीय भाषाओं के, जिनमें सभ्यता तत्सम शब्द है। पूछ लेगा कि सभ्यता कैसा शब्द है, तत्सम, तद्भव, आगत, विदेशज, तो सभ्यता एक तत्सम शब्द है। भारतीय तत्सम और इतिहास भी जो है वो तत्सम शब्द हैं। ठीक है, ये सभी कैसे शब्द है, तत्सम। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 4 दीवारी में समास है, तो समास से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद कर लेना। समास है और आपका आगत है, विदेशज है, इन सब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए है द्विगु, ऑप्शन बी है द्वंद्व, ऑप्शन सी है कर्मधाराएं, और ऑप्शन डी अविर्भाव। तो 4 दीवारी का मतलब होता है 4 दीवारों का समूह। तो हमारे इसमें से आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विगु समास। वे समास जिसमें संख्या शब्द होते हैं वो हो जाते हैं द्विगु समास। तो 4 दीवारी में 4 दीवारों का समूह संख्या
संख्या आ रही है तो द्विगु समास है। द्वंद्व में दोनों एक दूसरे जैसे होते हैं या फिर विलोम होते हैं, जैसे माता पिता, दिन रात। और अव्ययभाव समास में पहला पद अव्यय होता है और कर्मधारय समास में जो होता है विशेषण विशेष जैसा होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है चार दीवारी में कैसा समास है, द्विगु समास, क्योंकि जिस शब्द में पहला पद कैसा होता है, संख्याबोधक, वहाँ कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं या फिर विलोम होते हैं, जैसे कि माता पिता और सुबह शाम, दिन रात। ठीक है, जब शब्द का विग्रह किया जाता है तो दोनों पदों के बीच में और अथवा या और इत्यादि जो शब्दों का प्रयोग होता है, किसमें, द्वंद्व समास में, जैसे माता और पिता, दिन, सुबह या शाम, दिन और रात। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद में विशेषण और विशेष होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया लिंग वचन समान होते हैं, वहां पे कर्म धाराएं होता है। और अव्ययभाव समास में जो होता है उसमें पूर्व पद की प्रधानता होती है। इसमें पहला पद कैसा होता है, उपसर्ग होता है, जैसे प्रतिदिन, प्रति प्लस दिन, यथा विधि, यथा प्लस विधि, यथा क्रम, यथा प्लस क्रम, आ जन्म, आ प्लस जन्म। तो ये इसमें क्या है, पहला पद उपसर्ग है और अव्यय है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा समास है, अव्ययभाव समास। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, व्याख्या काफी इंपॉर्टेंट है, व्याख्या से आपको समझ में आता है, व्याख्या से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन ए है कोयले की मधुर वाणी, कोयल की मधुर वाणी। ऑप्शन बी है रंग बिरंगे फूल। ऑप्शन सी है मोरों का नृत्य और ऑप्शन डी है मशीनों की ध्वनि। तो बताइए इसमें से हमें मन को प्रसन्नता कौन नहीं प्रदान करेगा। तो कोयल की मधुर वाणी तो प्रसन्नता प्रदान करेगी, हमें अच्छा लगेगा तो कोयल बोलेगी। रंग बिरंगे फूलों को देखकर भी हमें अच्छा लगता है। मोरों का नृत्य जब हम देखते हैं तब भी हमारे मन को अच्छा लगता है। लेकिन मशीनों की ध्वनि जब हमारे कानों में जाती है तो बहुत ही गंदा लगता है। हमें कहते हैं मशीनों की ध्वनि हमारे कानों को क्षति पहुंचाती है। ठीक है, तो मन को प्रसन्नता कौन नहीं प्रदान करता है, तो मशीनों की ध्वनि। ऑप्शन डी सही हो जाएगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हम व्याख्या देख लेते हैं। मशीनों की ध्वनि हमारे मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करती है, किंतु कोयले की मधुर वाणी, रंग बिरंगे फूल, मोरों का नृत्य, ये सब हम प्राकृतिक सुंदरता को जब देखते हैं तो हमारे मन में जो अपार शांति और प्रसन्नता होती है तो वह हमारे मन में उत्पन्न होती है। वो तो आप समझ ही सकते हैं, आपके माइंड के ऊपर निर्भर करता है कि आपको किस चीज़ों का पसंद है, किस चीज़ों का नहीं। तो मशीनों की ध्वनि तो किसी को भी पसंद नहीं होगी ना। आधुनिकीकरण की दौड़ में आज हम प्राकृतिक उपादानों को छोड़ कोई अपना चरम लक्ष्य बना चुके हैं। अर्थोपार्जन मतलब अर्थ को अर्जित करना है, नहीं अर्थ मतलब पैसों को अर्जित करना हमारा परम लक्ष्य बन चुका है। और जो प्राकृतिक चीज़ें उन्हें हम छोड़, जैसे कि पर्यावरण को नष्ट कर रहे हैं, पेड़ों को उखाड़ रहे हैं, उनकी जगह पे हम बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनवा रहे हैं, जल को गंदा कर रहे हैं। तो ये सब हमने क्यों किया है, पैसों को अर्जित करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हमारा फिर से एक गद्यांश आता है, उसको हमें पढ़ना होता है, उसके विकल्प के उत्तर देने होते हैं। हिंदी आपकी बहुत ईजी आती है, आप चाहें तो 30 में से 30 ला सकते हैं हिंदी में, क्योंकि 15 नंबर की हिंदी होती है जिसमें से आपके 2 गद्यांश आते हैं और बाकी उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही ईजी आती है। अगर आप चाहें तो 15 नंबर आपके कहीं नहीं जा सकते हैं। फिर 15 नंबर की पेडागोजी आती है, वो भी बिल्कुल हार्ड नहीं आती है। अगर आप सारी प्रीवियस ईयर देख कर जाएंगे तो पेडागोजी का आंसर ईजिली दे पाएंगे। तो आप ये दुनिया भर की संधि विच्छेद और ये जो पर्यायवाची, इन सबको रटने मत लग जाना, देख लीजिए पहले क्या आता है हिंदी के एग्जाम में। ठीक है, सीटेट के प्रीवियस ईयर का हिंदी का पेपर बहुत ही ईजी होता है, इस तरह से पेपर आते हैं। तो 15 नंबर पेडागोजी और 15 नंबर हिंदी के, जिसमें से गद्यांश वगैरह के आंसर आपको गद्यांश में से देखकर देने होते हैं, बहुत ही ईजी होता है, तो आप इजिली ला सकते हैं। तो हम देख लेते हैं हमारे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। मेरे गद्यांश कह रहा है कि, मेरी व्याख्या कह रही है कि कोयले की कुहू कुहू, मोरों का नृत्य, मेघों की प्रतिछाया में उड़ती बगुलों की पंक्तियां, शरद ऋतु का निरभ्र गगन, वसंत ऋतु में लहराते पत्ते और अनेक रंगों की छटा बिखेरते पुष्प, भंवरों की गुनगुन, सभी हमारे मन प्राणों को पुलकित कर देते हैं। परंतु दुख की बात है कि आज इस बुद्धिवादी युग में हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। हर तरफ भाग दौड़, अर्थलिप्सा, कार्य व्यग्रता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। यद्यप प्रकृति की विविध दृश्यावली से परिपूर्ण हमारा देश भारत संसार भर में प्रसिद्ध है, तथापि प्रदर्शन हेतु पर्वतीय प्रदेशों की शेर से प्रकृति का आनंद हम पाते। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थलों पर भी हम सांसारिकता में उलझे और पिकनिक का मजा लेते अपना समय यूं ही गवा देते हैं।
गवा बैठते हैं। तो बताइए गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध है देश के लिए। ऑप्शन ए है तरह तरह के दृश्यों, ऑप्शन बी है अनेकता में एकता, ऑप्शन सी है भाषाई विविधता, ऑप्शन डी है धार्मिक विविधता। तो बताइए हमारे इस गद्यांश के अनुसार आपको ये नहीं बताना है कि आपके अनुसार क्या है, तो बताना है इस गद्यांश के अनुसार पहले ही देता है कि संसार में प्रसिद्ध है किसके लिए। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए तरह तरह के दृश्य। हमारे पहले ही बता दिया गया था ना कि तरह तरह के दृश्यों के लिए संसार में प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि गद्यांश के अनुसार हमारा भारत देश संसार में तरह तरह के दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है। ऑप्शन ए है धन कमाने की चाह, ऑप्शन बी है कार्य करने की जल्दी, ऑप्शन सी है आपसी प्रतियोगिता, ऑप्शन डी है संध्या समय आकाश को निहारना। आपको बताया गया था कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसके कई कारण बताए थे, तो उसमें से कौन सा कारण नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी संध्या समय आकाश को निहारना। क्योंकि जब हमारे अंदर धन कमाने की चाह होती है तो हम प्रकृति से कैसे चले जाते हैं दूर। कार्य करने की जब हमें जल्दी होती है तब भी हम प्रकृति से कैसे हो जाते हैं दूर। आपस में प्रतियोगिता करते हैं तब भी हम कैसे हो जाते हैं प्रकृति से दूर। लेकिन शाम के समय जब हम आकाश को निहारते हैं और उसकी खूबसूरती को देखते हैं तो हम प्रकृति से दूर नहीं जाते हैं, हम प्रकृति के पास चले जाते हैं। तो इसने पूछा था प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है, तो ऑप्शन डी ही हो जाएगा सही, क्योंकि हमसे गलत पूछा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पहले व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या कह रही है कि संध्या समय आकाश को निहारना प्रकृति से दूर जाने का कारण बिल्कुल नहीं है। अभी तो धन के जमाने की जो इच्छा होती है, कार्य करने की जल्दी होती है, आपस में प्रतियोगिता होती है और अपने को दूसरे से अच्छा साबित करने का जो दृढ़ होता है वो हमें प्रकृति से कैसे ले जाता है, दूर ले जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाहल भरा वातावरण, यानी कि कोलाहल का मतलब होता है शोर शराबे से भरा वातावरण जहाँ काफ़ी लोग होते हों। महानगरों की व्यस्तता, यानी महानगरों में जब जैसे दिल्ली है, मुंबई है, वहाँ सब एक दूसरे से बोलते तक नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं होता, पूरे दिन अपना काम करते हैं, शाम को सो जाते हैं। एक दूसरे की हाल चाल पूछने का किसी के पास समय नहीं है, अपने पड़ोसियों के बारे में भी उन्हें कुछ नहीं पता होता। उसे कहते हैं महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते। तो बाकी का भाव है क्या? ऑप्शन ए है कि महानगरीय व्यस्तताओं के कारण हम आसमान के नीचे नहीं बैठ पाते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि महानगरों में गगनचुंबी इमारतों के कारण खुला आसमान दिखाई नहीं देता है। ये तो गलत हो जाएगा, क्यों नहीं दिखाई देता है। तीसरा कह रहा है कि महानगरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। हाँ, हो सकता है। और चौथा कह रहा है कि महानगरीय व्यवस्थाओं के बावजूद हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकाल पाते हैं। तो ये भी नहीं है, क्योंकि निकाल ही नहीं पाते थे। सही आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। हमने देखा था कि महानगर में इतनी व्यस्तता थी और शोर भरा वातावरण था कि हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय ही नहीं निकाल पाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि महानगर में इतनी व्यस्तता है और शोर भरा वातावरण है कि हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, और यही हमारे प्रश्न का मूल भाव है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति की ओर संकेत करने वाले शब्द नहीं है। वे शब्द जो प्रकृति की ओर संकेत नहीं करते हैं, नहीं पूछा है, वो कौन से हैं? ऑप्शन ए है शरद ऋतु, ऑप्शन बी है बिखरते पुष्प, ऑप्शन सी है खुला आसमान, ऑप्शन डी है कलपुर्जे। अब आप ने अगर कभी भी नहीं पढ़ा होगा तब भी आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्यों? अब आपसे यही पूछ रहा है कि प्रकृति की ओर कौन से शब्द संकेत नहीं करते हैं। शरद ऋतु, ऋतु कैसी है? शरद वाली, यानी कि ठंड वाली ऋतु, तो ये प्रकृति की बात कर रहा है। पुष्प बिखरते, यानी कि बिखरते पुष्प, पुष्प कैसे है? बिखर रहे हैं, तो ये भी प्रकृति की बात कर रहा है। खुला आसमान, ये भी हमारी प्रकृति में ही आ रहा है, तो खुला हुआ आसमान तो कैसा करता है? प्रकृति की। लेकिन जो कलपुर्जे होते हैं वो हमारी प्रकृति की बात नहीं करते हैं, और हमसे यही पूछा है कि प्रकृति की ओर कौन से संकेत करने वाले शब्द नहीं है, तो कलपुर्जे से आंसर हो जाएगा। जबकि शरद ऋतु, बिखरते पुष्प, खुला आसमान, ये सभी हमारे प्रकृति की ओर संकेत करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि
कल पुर्जे प्रकृति की ओर संकेत नहीं करते हैं, अब तो ये शब्द किसी मशीन की ओर संकेत करते हैं। हाँ, इनके शब्द जब हम सुनते हैं कि कल पुर्जे, तो हमें शाब्दिक अर्थ लग जाता है कि मशीन की बात कर रहा होगा। जबकि शरद ऋतु, बिखरते पुष्प, खुला आसमान, चिड़ियों की चहचहाट, मयूरों का नृत्य, ये सभी प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाग दौड़ में समास है। देख लीजिए किस तरह से समास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बताइए भाग दौड़ में कौन सा समास है। ऑप्शन ए है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है द्विगु समास, ऑप्शन सी है द्वंद्व समास, ऑप्शन डी है कर्मधारय समास। मैंने आपको बताया था ना समासों के बारे में। द्विगु समास वह समास होता है जिसमें पहला पद संख्यावाची होता है। भाग दौड़ में कोई भी पद संख्यावाची नहीं है, तो ये नहीं होगा। द्वंद्व समास में क्या था कि एक जैसे थे, विलोम थे, और सामने जो होता था ये वाला शब्द लगता था। साथ ही समानार्थी शब्द के अतिरिक्त इसमें और अथवा भी लगता है, जैसे भाग और दौड़। और भाग दौड़, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है। और कर्मधारय समास में आपके क्या होना था, कर्मधारय समास में आपका विशेषण विशेष्य होना था, तो वो भी नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा कि भाग दौड़ में द्वंद्व समास है, क्योंकि इस द्वंद्व समास में दोनों पद कैसे होते हैं, प्रधान। जैसे कि माता पिता, सुबह शाम, रात दिन, दोनों की प्रधानता होती है। एक दूसरे से कोई भी बड़ा नहीं होता, दोनों एक समान होते हैं। और विग्रह करने पर हमें और, या और अथवा जैसे शब्द मिल जाते हैं, जैसे भाग और दौड़ भाग, या दौड़ भाग अथवा दौड़। ठीक है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है, और द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, और कर्मधारय समास में दोनों पद कैसे होते हैं, विशेषण और विशेष्य के। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रदर्शन में उपसर्ग है। आपने पहले भी देखा था कि समास और उपसर्ग के क्वेश्चन आए थे, और दूसरे गद्यांश में भी उपसर्ग और समास के क्वेश्चन आते हैं। तो उपसर्ग और समास को देखकर जाना। उपसर्ग और समास काफी इजी हुई, आपको इजीली याद हो जाएगा। उपसर्ग होता है, उपसर्ग वे शब्द होते हैं जिसमें किसी शब्द के पहले शब्दों को लगाकर हम उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। तो बताइए प्रदर्शन में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए है ना, ऑप्शन बी है प्रा, ऑप्शन सी है प्रद, ऑप्शन डी है दर्शन। तो पहले लगाना है, तो आपने प्रा प्लस दर्शन हो सकता है। इसमें जो हो सकता है वो कौन सा होगा, ऑप्शन बी प्रा हो जाएगा, क्योंकि ना तो लास्ट में है, तो ये हमारा क्या होगा, प्रत्यय होगा, ना कि उपसर्ग। दर्शन भी नहीं होगा, प्रद भी नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रा प्लस दर्शन बराबर प्रदर्शन। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है, प्रा उपसर्ग है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि प्रदर्शन शब्द में प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग क्या से शब्द होते हैं, वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के किस में जोड़ते हैं, प्रारंभ में, और प्रारंभ में जोड़कर विशेषता को ला देते हैं। उपसर्ग दो शब्दों उप प्लस सर्ग से मिलकर बना होता है, और हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग अलग अलग भाषाओं के होते हैं, जिसमें संस्कृत के 19 होते हैं, हिंदी के 10 होते हैं, उर्दू के 12। इससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो याद रखना संस्कृत के कितने उपसर्ग होते हैं, 19, हिंदी के कितने होते हैं, 10, और उर्दू के कितने होते हैं, 12। ठीक है। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कि कैल्प, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है कि विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, ऑप्शन बी कह रहा है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, ऑप्शन सी कह रहा है वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, और ऑप्शन डी कह रहा है केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है। आपसे पूछ लेता है कि काल्प की फुल फॉर्म क्या होती है, तो कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होती है, यानी कि संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता होती है, और ये विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता कैल्प विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है, और ये विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में कक्षा में उपयोग किए जाने वाली शैक्षणिक भाषा या भाषा में दक्षता पर केंद्रित है। और कहाँ है कि हमारी जो जब हम क्लासरूम में इसका उपयोग करते हैं, तो विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में शैक्षणिक भाषा या भाषा की दक्षता पर किस होती है, केंद्रित होती है, जिसमें आमूर्त विचारों और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा प्रयोग किया जाता है। जिसमें क्या होता है कि जो आमूर्त विचार होते हैं और उच्चतर भाषा योग्यता होती है, उसके लिए भाषा प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे ये पूछने की कोशिश कर रहा है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा होती है, उसमें जो टीचर होती है वो सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, सबसे कम पूछा है। ठीक है।
ऑप्शन ए है अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ऑप्शन बी है विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ऑप्शन सी है विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, ऑप्शन डी है आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो जब अध्यापक है वो विद्यार्थी केंद्रित तो होगा ही, विषय वस्तु केंद्रित होगा ही और आकलन केंद्रित भी होगा, लेकिन अध्यापक केंद्रित सबसे कम होगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा भी होंगे कि अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। जबकि विद्यार्थी केंद्रित, विषय वस्तु केंद्रित, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में जो टीचर होता है वो सबसे कम अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का इस्तेमाल करता है, क्योंकि विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का प्रयोग अध्यापक जो होता है वो भाषा की कक्षा में आवश्यकता के अनुरूप करते हैं और ये करना उनके लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है। जो भाषा शिक्षण होता है उसकी जो प्रत्यक्ष विधि होती है उनमें किन दो घटकों का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन ए है श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, ऑप्शन बी है श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी है श्रव्य भाषिक विधि और संरचनात्मक उपागम, ऑप्शन डी है श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें हम श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि घटकों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में हम श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। देखो ये आपका पेडागोजी है, हिंदी की पेडागोजी। तो इसमें आपसे ये जानना चाहता है कि आप अगर टीचर होंगे तो बच्चों से किस तरह से बिहेव करेंगे। तो वैसे ही आपको परिस्थितियाँ ये दी जाती हैं और आपसे पूछा जाता है किस परिस्थितियों में कैसे आप करेंगे। तो जो टीचर होते हैं उनकी जगह पे आपको खुद को रखना होता है। ठीक है, तो ये जो लता है इसकी जगह पे आपको खुद को रखना है और देखना है कि आप कब कैसे क्या कर पाएंगे। तो आपकी ये मेंटल एबिलिटी को जानने के लिए पेडागोजी के क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं और इजी भी होते हैं, हार्ड नहीं होते हैं। तो प्रीवियस ईयर अच्छे से कर लीजिए। संवाद करवा रही है, इसमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है। ऑप्शन ए है केवल श्रवण, ऑप्शन बी है श्रवण और वाचन, ऑप्शन सी है श्रवण एवं पठन, ऑप्शन डी है केवल वचन। तो जो लता है, लता की जगह आप खुद रखिए जी। आप क्या कर रहे हैं कि अच्छा में दो विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी है अजय और एक विद्यार्थी आभा। तो आप उनके बीच में क्या कर रहे हैं, संवाद यानी कन्वर्सेशन करवा रहे हैं। तो इसमें जो एक विद्यार्थी है, इन दोनों में से जो एक विद्यार्थी है वो इसको आगे बढ़ाने की उसे जरूरत है। तो इसके लिए आप क्या सा आकलन का प्रयोग करेंगे। तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण और वाचन। इसके लिए श्रवण यानी सुनने की और वाचन यानी बोलने, इनके आकलन की आवश्यकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि लता अपनी कक्षा में जो दो विद्यार्थी हैं उन्हें अजय और आभा उनके बीच में जब वार्तालाप करवा रही है तो एक विद्यार्थी है वो इस संवाद को उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो इसमें जो लता है वो श्रवण और वाचन कौशल का आकलन कर रही है। ठीक है, किसी भी छात्र के श्रवण कौशल और वाचन कौशल के परीक्षण के लिए इस तरह के कार्य दिए जाते हैं। भाषा के कितने कौशल होते हैं, तो 4 कौशल होते हैं। कौन कौन सा, श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के काठिन्य स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का काठिन्य स्तर का मूल्य कितना है, 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए, ऑप्शन बी है कि इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए, ऑप्शन सी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए माध्यम रूप से कठिन होगा और ऑप्शन डी है यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए
भी एक अच्छा प्रश्न है। तो नजमा की जगह आप खुद को ले लीजिए कि आप हिंदी लैंग्वेज के टीचर हैं और आप एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन के तौर पर उनका स्तर का हिसाब लगा रहे हैं कि ये कठिन होगा, ये माध्यम होगा, ये निम्न होगा, क्योंकि ऐसा ही तो एग्जाम में होता है। आपको एक सरल प्रश्न दिया जाता है, फिर एक मध्यम प्रश्न और फिर एक कठिन प्रश्न, ऐसे फिर एक सरल, फिर माध्यम, फिर कठिन, ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं जिससे आपका जो मोटिवेशन है वो जो कम ना पड़े, ठीक है, लो ना पड़े। आप ऐसा ना करें कि सब सारे अगर कठिन दे देंगे तो आप एग्जाम छोड़कर ही भाग जाएंगे ना। तो इसीलिए क्या करता है कि लेवल के हिसाब से उसको बांटता है। तो इसमें से एक प्रश्न का कठिन स्तर कितना है, 30 है उसका मूल्य। तो इसमें कौन से प्रश्न में रखेंगे, तो सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी की इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का हिसाब लगाती है, तो उसे कठिन स्तर का मूल्य कितना दिखता है, 30 दिखता है। तो इस प्रश्न पत्र को परीक्षा से हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रश्न पत्र के माध्यम से बालकों के ज्ञान और भाषा कौशल का परीक्षण करते हैं और प्रश्न पत्र ऐसा होना चाहिए जो छात्रों की क्षमता के हिसाब से हो। प्रश्न का कठिन व्यवहारिक होना चाहिए। अच्छा, ऐसा नहीं कर देना चाहिए कि बहुत ही हार्ड क्वेश्चन लिख दें। अगर बच्चा आपका माध्यमिक स्तर का है या प्राइमरी स्तर का है तो उसी हिसाब से क्वेश्चन रखने चाहिए। ऐसा ना हो कि बच्चा 6 में पढ़ता है और 10th के क्वेश्चन दे दो, बच्चा 5 में पढ़ता है तो उसके बहुत ही हाई दे दो, उसे 12th के दे दो, और बच्चा अगर 12th में पढ़ता है तो उसे 5 के दे दो। यानी उसकी जो लेवल होता है उसी के हिसाब से प्रश्नों का लेवल भी रहना चाहिए। अगर वो 10th में पढ़ता है तो 10th के हिसाब से देने चाहिए, 5 में पढ़ता है तो 5 के हिसाब से, ना ही उसे बड़े बच्चों को छोटे प्रश्न, छोटे बच्चों को बड़े प्रश्न देने चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं। ऑप्शन ए है कि भाषा के साथ कार्य करते हैं, ऑप्शन बी है चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, ऑप्शन सी है भाषा नहीं सीखते हैं और ऑप्शन डी है भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। तो मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं, से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, भाषा के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, मेरी व्याख्या भी कह रही है कि जो मौन अवधि होती है इसमें जो शिक्षार्थी हैं वो भाषा के साथ यानी लैंग्वेज के साथ वर्क करते हैं। मौन पाठन में छात्र बिना आवाज के, मौन पाठन तो वही होता है जिसमें बच्चे बोले ना, मैं कहती नहीं थी जब हम छोटे थे, ये बच्चों तुम अपने मन में पढ़ो। मन में पढ़ने का मतलब ये होता था कि हम जो ये पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से समझ के पढ़ें, यानी कि ऐसे मन में पढ़े, बिना आवाज करे, बिल्कुल आवाज ही ना करे, धीरे धीरे पढ़ें अपने मन के अंदर, तो वो होता है मौन पाठन। ठीक है, उसके दौरान आप बिना आवाज करे पाठ के भाव को समझते हुए पढ़ते हैं, इसीलिए मौन पाठन पे ज़्यादा जो होता है वो दिया जाता है, जिससे दूसरे बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो और बच्चे भी अच्छे से पढ़ सकें। यह छात्रों के लिए बहुत ही प्रभावी शिक्षण विधि होती है, क्योंकि मौन पाठ के द्वारा तीसरी कक्षा के छात्रों के साथ किया जा सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान भटकने का अवसर कम होता है और इस विधि का प्रयोग मुख्यतः कहानी, उपन्यास, आत्मकथा, इन विधाओं को पढ़ने के लिए हम मौन पाठन का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ELL विद्यार्थी वे शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। तो ऑप्शन ए है दृश्यात्मक, ऑप्शन बी है श्रव्यात्मक, ऑप्शन सी है गत्यात्मक और ऑप्शन डी है स्थानिक। से आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए दृश्यात्मक। ELL विद्यार्थी वे दृश्यात्मक विद्यार्थी होते हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई जो सूचनाएं यानी इन्फॉर्मेशन होती है उनका क्या उठा पाते हैं, लाभ उठा पाते हैं। ठीक है, क्योंकि कई सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है हम दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा देते हैं और जो बच्चे इनका लाभ उठा पाते हैं उन्हें ELL विद्यार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए है आगमनात्मक रूप में, ऑप्शन बी है निगमनात्मक रूप में, ऑप्शन सी है बिना किसी व्याख्या के, ऑप्शन डी है बनावटी रूप से आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निगमनात्मक रूप से। ठीक है, व्याकरण अनुवाद विधि में जो व्याकरण है वो निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। तो हमारी कितने दो विधि होती है, दो होती हैं, एक होती है आगमनात्मक विधि, दूसरी होती है निगमनात्मक विधि, और दोनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण पढ़ाई जाती है तो उसे व्याकरण निगमनात्मक रूप से कहा जाता है, जबकि निगमनात्मक विधि में शिक्षार्थी जो होता है वो सामान्य सिद्धांत से कैसा जाता है, विशिष्ट सिद्धांत और जाता है। तो आपसे ये भी पूछ लेगा कि व्याकरण अनुवाद विधि में शिक्षार्थी कैसे जाता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर। व्याकरण अनुवाद विधि में विद्यार्थी को लक्ष्य भाषा का भाषाई विवरण जो होता है वो समझाया जाता है, और व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भंडारकर विधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है कि उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना होता है। तो हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है? ऑप्शन ए है पठन कौशल, ऑप्शन बी है श्रवण कौशल, ऑप्शन सी है वाचन कौशल और ऑप्शन डी है दृश्य रूपांतर कौशल। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण कौशल। ठीक है, हरेंद्र है वो क्या कर रहा है कि अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है और जिन पर क्या बने हुए हैं चित्र, यानी कि कुछ पिक्चर्स बनी हुई हैं। वो एक वाक्य बोलता है और उस वाक्य को सुनकर है पहले से दिया गया है सुनकर, तो सुनना किस में आएगा? श्रवण कौशल में ही आएगा। अगर देख कर कहता तो वो किस में होता? दृश्यात्मक कौशल में होता। बोल कर कहता तो वाचन कौशल में होता। पढ़ कर कहता तो पठन कौशल में होता, लेकिन उसने सुनकर कहा तो श्रवण कौशल में आएगा। तो विद्यार्थी फ्लैश कार्ड में बने चित्र से क्या कर देते हैं? मिलान करते हैं, तो वो श्रवण कौशल का विकास कर रहा है। तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं और एक वाक्य बोलता है, तो उस वाक्य को सुनकर समझकर विद्यार्थी जो फ्लैश कार्ड होते हैं उन पर बने चित्र से मिलान कर देते हैं, तो उसके श्रवण कौशल का यह आकलन कर रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है जिनमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ। तो वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? ऑप्शन ए है श्रवण कौशल, ऑप्शन बी है पठन कौशल, ऑप्शन सी है शब्द भंडार कौशल, ऑप्शन डी है व्याकरण कौशल। तो क्या कर रही है कि नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है और उन्हें वाक्य देती है जिनमें कोई एक शब्द जो होता है वो रेखांकित होता है और उस शब्द का हमें क्या बताना होता है? विलोम शब्द बताना होता है। तो वो कर रही है हमारे शब्द भंडार कौशल का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो हमारी व्याख्या भी कह रही है कि उपयुक्त ऊपर दिए गए प्रश्न के अनुसार नीलम विद्यार्थियों के शब्द भंडार उप कौशल की परीक्षा ले रही है, क्योंकि विलोम है, पर्यायवाची है, अनेकार्थी है, ये सब विद्यार्थियों के शब्द भंडार में क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। ठीक है, शब्द भंडार मतलब होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा शब्द पता हों। जब हम पर्यायवाची पढ़ेंगे, विलोम पढ़ेंगे, अनेकार्थ शब्दों के एक शब्द पढ़ेंगे, इन सबसे हमारे शब्द भंडार में ही वृद्धि होती है, नए नए शब्द हम सीखते चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है वाइगोत्स्की का निकृष्ट विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी है पियाजे का अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन सी है थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत और ऑप्शन डी स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए वाइगोत्स्की का निकृष्ट विकास का क्षेत्र। निर्देशक पठन की जो मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति होती है वो वाइगोत्स्की के निकृष्ट विकास के क्षेत्र है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट JOPD से संबंधित है। एग्जाम में पूछ लेता है JOPD की फुल फॉर्म, तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, निकृष्ट विकास का क्षेत्र। निर्देशक पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति वाइगोत्स्की के निकट विकास के क्षेत्र से संबंधित है। वाइगोत्स्की है, जीन पियाजे ने अच्छे से पढ़कर जाना, ये आपके सभी एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट है और आपकी सीटेट की हिंदी हो, CDP हो, इंग्लिश हो, सब में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्षों को मजबूत कर रही है? ऑप्शन ए है ध्वन्यात्मक जागरूकता, ऑप्शन बी है आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, ऑप्शन सी है लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता और ऑप्शन डी है व्याकरण जागरूकता। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए ध्वन्यात्मक जागरूकता। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित जो तुकबंदी वाली ध्वनि है उनकी पहचान करने के लिए कहती है। तो इस क्रिया के द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के ध्वन्यात्मक जागरूकता पक्ष को क्या कर रही है? मजबूत कर रही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों का पहचान करने के लिए कहती है। तो इस क्रिया द्वारा वह ध्वन्यात्मक जागरूकता पक्ष को मजबूत कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पाठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। वे अपनी कक्षा में किस पठन नीति का क्रियान्वयन करना चाहिए उसे? ऑप्शन ए है सरकारी तौर पर पठन, ऑप्शन बी है बारीकी से पठन, ऑप्शन सी है मौन पाठन और ऑप्शन डी है ऊंचे स्वर में सास्वर पठन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऊंचे स्वर में सास्वर पठन। जब सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पाठन का आदर्श रूप प्रस्तुत कर रही है तो उसे अपनी कक्षा में ऊंचे स्वर में सास्वर पाठन नीति का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या भी सेम ही कह रही है
कि सुधा अपने विद्यार्थियों के लक्ष्य सामने समक्ष प्रवाह पाठन का आदर्श रूप प्रस्तुत कर रही है, तो उसके लिए कक्षा में उसे ऊंचे स्वर में यानी सौसर पाठन विधि का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सीखनी क्यों जरूरी हैं। ऑप्शन ए है कि जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें। ऑप्शन बी है जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सकें। ऑप्शन सी है जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा को अर्जित कर सके। और ऑप्शन डी है कि जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सकें। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई संपदा सीख सकें, ये युक्तियाँ सीखनी जरूरी होती हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियाँ सीखनी जरूरी होती हैं, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि को कर सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है, कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी। ऑप्शन ए है आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है। ऑप्शन बी है आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। और ऑप्शन डी है कि व्यवस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत और मदद देंगे। तो इसमें ऑप्शन ए है कि ए और बी सही है, और तो इसमें हमारा ऑप्शन ए है कि ए बी और सी सही है। ऑप्शन बी है कि बी सी और डी सही है। ऑप्शन सी है कि ए सी और डी सही है। ऑप्शन डी है कि ए बी और डी सही है। सही आंसर इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, कि इसमें हमारा ए बी और डी सही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक से निम्न भूमिका की अपेक्षा की जाती है, जैसे कि आप ये निर्णय लेना चाहेंगे कि क्या और कैसे पढ़ाना है, आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के क्या देंगे अवसर, एक संसाधक के रूप में कार्य भी करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत और मदद भी देंगे। आज हम बात करेंगे सीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर के बारे में, जो 29 दिसंबर 2022 को हुआ था। तो क्या होगा कि वो आगे सही उत्तर देगा। ठीक, गंधांश आता है तो इसको पढ़ लेते हैं, इसी के आधार पर आंसर देने होते हैं जो काफ़ी इजी होते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही चुनने हैं। हमारा गद्यांश कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के इस रूप से सभी परिचित हैं। इस रूप के पीछे छिपे अर्थ को समझना भी जरूरी है। 3 रंगों वाले राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर है केसरिया, बीच में है श्वेत यानी कि सफ़ेद, और सबसे नीचे है हरा यानी कि ग्रीन। केसरिया रंग है साहस और बलिदान का प्रतीक, श्वेत रंग है शांति और सच्चाई का प्रचालक। ये भी अलग अलग याद कर लीजिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का। श्वेत रंग किसका है? शांति और सच्चाई का। हरा रंग है संपन्नता और खुशहाली का प्रतिनिधित्व करता है। श्वेत रंग की पट्टी पर गहरे नीले रंग का अशोक चक्र बना है। नए नियमों के अनुसार झंडे को दिन रात यानी कि 24 घंटे फहराया जा सकता है। पहले राष्ट्रीय ध्वज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता था। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया जाता है, यानी कि नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना। लेकिन जब तिरंगा ऊपर ही बंधा होता है और उसे खोलकर पूरा फहराया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? झंडा फहराना कहते हैं। नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयतकार होना चाहिए। ठीक है, हमारी व्याख्या है। और इससे रिलेटेड हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए है चौकोर, ऑप्शन बी है तिकोना, ऑप्शन सी है आयताकार, ऑप्शन डी है गोल। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हमें सबसे पहले यही मिल गया। इसने बताया था कि नियमों के अनुसार झंडे का आकार आयतकार होना चाहिए, वही हमसे पूछ लिया कि नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज का आकार कैसा होना चाहिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आयतकार। ठीक है, ये जो गद्यांश पढ़ा है इसी में से हमें इसके सवालों के आंसर देने हैं। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि नियमों के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज है उसका आकार कैसा होना चाहिए? आयताकार। राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 रंग होते हैं। सबसे ऊपर कौन सा होता है? केसरिया होता है। बीच में कौन सा होता है? श्वेत यानी कि सफ़ेद होता है। और सबसे नीचे कौन सा होता है? हरा होता है। ठीक है, और कितने कौन सा प्रतीक कौन होता है इसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में हमें बताना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों में क्या परिवर्तन आया है। ऑप्शन ए है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराया जा सकता है। ऑप्शन
ऑप्शन बी है कि सूर्योदय के बाद ही फहराया जा सकता है। ऑप्शन सी है दिन रात फहराया जा सकता है। और ऑप्शन डी है केवल विशेष अवसरों पर ही फहराया जा सकता है। अभी आपने पूरा गद्यांश पढ़ा था और उसमें मैंने आपको बताया था कि पहले ये नियम था कि पहले सूर्योदय से सूर्यास्त तक पढ़ाएंगे, लेकिन अब इसको हटा दिया गया और इसका नया नियम बनाया गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है वो दिन रात किसी भी समय किसी वक्त फहराया जा सकता है। ठीक है, 24 घंटे फहराया जा सकता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। व्याख्या पढ़ी होती, बहुत ईजी है ये क्वेश्चन। व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियम, अगर आपने गद्यांश पढ़ा होगा तो आपके लिए बहुत ईजी है। हमारी व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज के संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार हम झंडे को दिन रात यानी 24 घंटे फहरा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग है? ऑप्शन ए है हरा, ऑप्शन बी है श्वेत, ऑप्शन सी है नील, ऑप्शन डी है केसरिया। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी केसरिया। आपने देखा क्या कि राष्ट्रीय ध्वज में कितने कलर्स थे? 3। सबसे ऊपर कैसा था? केसरिया, बीच में कैसा था? श्वेत, और सबसे नीचे कौन सा था? हरा। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि राष्ट्रीय ध्वज के सबसे ऊपर केसरिया, बीच में श्वेत और सबसे नीचे कौन सा है? ग्रीन कलर है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरा रंग किसका परिचायक है? ऑप्शन ए है शांति, ऑप्शन बी है श्रीमंती, ऑप्शन सी है साहस और ऑप्शन डी है बलिदान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है शांति। जो ग्रीन कलर था वो शांति का प्रतीक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि हरा रंग किसका प्रतीक था? श्रीमंती का परिचायक था। और केसरिया रंग था ये साहस और बलिदान का था। सफेद रंग शांति और सच्चाई का परिचायक। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वजारोहण की क्या प्रक्रिया है? ऑप्शन ए है कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना, ऑप्शन बी है कि खंबे पर बंधे ध्वज को खोलना, ऑप्शन सी है कि ध्वज को खंबे पर फूल डालकर बांधना, और ऑप्शन डी है खंबे पर बंधे ध्वज को सलामी देना। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए ऊपर खींचकर फहराना ही क्या कहलाता है? कि ध्वजारोहण कहलाता है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ध्वजारोहण की प्रक्रिया ये है कि ध्वज को नीचे से रस्सी के जरिए हम ऊपर खींचकर फहराया जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि सूर्योदय का संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन बी है सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन सी है सूर्य प्लस उदय, ऑप्शन डी है सूर्य प्लस उदय। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूर्य प्लस उदय। सूर्य प्लस उदय बराबर क्या होता है? सूर्योदय। ठीक है, और ये हमारा है संधि विच्छेद सूर्योदय का। हमारी व्याख्या कह रही है कि सूर्योदय का सही संधि विच्छेद है सूर्य प्लस उदय। इसमें आ प्लस उ मिलकर ओ होगा। ये गुण स्वर संधि का उदाहरण है। जब आ बड़ा आ के बाद ई उ ऋषि आता है तो ये ए ओ आर में वो बदल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए सूर्य प्लस उदय सूर्योदय हो गया। और ये कौन सी संधि है? यड़ संधि। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न है यानी कि अलग है? ऑप्शन ए है श्वेत यानी कि सफ़ेद, ऑप्शन बी है चक्र, ऑप्शन सी है केसरिया, ऑप्शन डी हरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्र। जब ने देखा था कि 3 कलर्स थे, श्वेत, केसरिया और हरा, ये तीनों कलर्स थे और चक्र तो अलग था, तो हमारा अलग पूछा था, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या कह रही है कि ध्वज को क्या कहते हैं? हम तिरंगा यानी 3 रंगों का समूह। इसमें 3 कलर्स होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। तिरंगा में द्विगु समास है, ये भी याद रखना, पूछ लेता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है नियमानुसार, ऑप्शन बी है नियमानुसार, ऑप्शन सी है नियम अनुसार, ऑप्शन डी है नियमानुसार। से नियमों के अनुसार नियमानुसार होता है। से आंसर ऑप्शन ए से हो जाएगा सही। ठीक है, नियम प्लस अनुसार, नियमानुसार और नियम मतलब नियमों के अनुसार। हमारी व्याख्या कह रही है कि नियमों के अनुसार के लिए एक शब्द होगा, वो नियमानुसार होगा। ठीक है, कौन सा वाला है? नियमा प्लस नुसार, नियमानुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए ट्री, ऑप्शन बी है ए, ऑप्शन सी है ई, ऑप्शन डी है ई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ई। राष्ट्र प्लस ई बराबर राष्ट्रीय, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा व्याख्या कह रही है कि राष्ट्रीय में प्रयुक्त प्रत्यय ई है। इसमें मूल शब्द है राष्ट्र और लास्ट में ई जुड़ गया है, इसीलिए भारतीय दर्शनी, ये भी किस में आएंगे? ये सब हमारे ई प्रत्यय से बने हैं। भारत प्लस ई भारतीय, दर्शन प्लस ई दर्शनी। ठीक है, और राष्ट्रीय प्लस ई राष्ट्रीय। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? काव्यांश है। इसमें एक गद्यांश आता है और एक काव्यांश आता है। काव्यांश को भी पढ़ना है
और हमें आंसर देने हैं। काव्यांश है कि कुछ भी बन बस कायर मत बन, ठोकर मार पटक मत माथा, तेरी थेरी राह रोकते पाहन। पाहन मतलब होता है पत्थर, मतलब कुछ भी बनो लेकिन तुम कायर जो है वो मतलब डरपोक हो वो मत बनो। ठोकर मारो पटक मत माथा, मतलब ये है कि थोड़ी सी ठोकर एक दूसरी लगती है तो उसमें डरना नहीं चाहिए, ठोकर मारकर आगे बढ़ना चाहिए। माथा को हर समय पटकते नहीं रहना चाहिए कि हाय मेरा नसीब कितना बुरा है, हाय मेरा नसीब कितना बुरा है, ये सबको रोते नहीं रहना चाहिए। ठीक है। तेरी राह रोकते पत्थर, तुम्हारे जो रास्ते हैं वो कौन रोक रहा है, पत्थर जो है वो रोक रहे हैं, तुम्हारे आगे इतने सारे पत्थर पड़े हुए हैं। ले देकर जीना क्या जीना, कब तक गम के आंसू पीना, मतलब अगर तुमने किसी ने तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें उधार में दे दी तो वो ज़िंदगी भी कोई ज़िंदगी है, ऐसा नहीं जीना चाहिए हमें। अब गम के आंसू मतलब हर समय रोना नहीं चाहिए। मानवता ने तुझको सींचा बहा युगों तक खून पसीना, मानवता ने तुम्हें सींचा है अपना युगों तक खून पसीना बहाकर। कुछ ना करेगा क्या करेगा, मतलब कुछ नहीं करोगे तो क्या करोगे। रे मनुष्य बस कातार क्रुदन अर्पण कर, सर्वस्व मनुष्य को कर कर दुष्ट को आत्मसमर्पण, कुछ भी बन बस कायर मत बन। मतलब पूरे में ये क्या गया है कि तुम कुछ भी बनो बस कायर मत बनो अपनी जिंदगी में। अगला क्वेश्चन इसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने पाहन को किस संदर्भ में प्रयुक्त किया है। ऑप्शन ए है खुशियां भरने, ऑप्शन बी है दुख देने, ऑप्शन सी है बाधा ना डालने के, ऑप्शन डी है मार्ग अवरुद्ध करने के। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ग अवरुद्ध करने के। कवि ने पाहन को यहाँ पे मार्ग अवरुद्ध करने के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि कवि ने पाहन को मार्ग अवरुद्ध करने के संदर्भ में प्रयोग किया है। ठीक है, पाहन मतलब होता है पत्थर, पत्थर जब पड़ा होता है तो क्या करता है, मार्ग को तो वो रोक ही लेता है ना, तो मार्ग में रोकना होता है अवरुद्ध पैदा करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार क्या नहीं बनना चाहिए। ऑप्शन ए है परिश्रमी, ऑप्शन बी है कायर, ऑप्शन सी है साहसी, ऑप्शन डी है कोमल। तो हमने पूरी व्याख्या पढ़ी थी अच्छे से गद्दा काव्यांश, तो उसमें कहा गया था कुछ भी बन बस कायर मतलब, तो क्या नहीं बनना चाहिए, तो कायर नहीं बनना चाहिए। ठीक है, परिश्रमी साहसी कोमल कुछ भी बनो लेकिन क्या ना बनो, कायर ना बनो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसके सम्मुख यानी किसके सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए है दुष्ट, ऑप्शन बी है प्रकृति, ऑप्शन सी है स्वयं, ऑप्शन डी है मनुष्य। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दुष्ट। दुष्ट के सामने हमें आत्मसमर्पण है वो नहीं करना चाहिए। दुष्ट के सम्मुख क्या नहीं करना चाहिए, आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समझौतावादी जीवन व्यर्थ है, ये भाव किस पंक्ति में आया है। ऑप्शन ए है अर्पण कर सर्वस्व मनुष्य को, ऑप्शन बी है कुछ भी बन बस कायर मत बन, ऑप्शन सी है ले देकर जीना क्या जीना, ऑप्शन डी है कुछ ना करेगा किया करेगा। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, ले देकर जीना क्या जीना। ठीक है, समझौता जीवादी जीवन व्यर्थ होता है, ये भाव जो होता है वो ले देकर जीना क्या देना पंक्ति में आया है। अभी कह रही है कि समझौतावादी जीवन कैसा होता है, व्यर्थ यानी कि खराब होता है। यहाँ पे कौन सी संधि है, अड़ संधि, यहाँ पे बी प्लस अर्थ बराबर व्यर्थ हो गया है, यहाँ पे अड़ संधि है, भी पूछ चुका है तो याद रखना। ये भाव देकर जीना क्या जीना पंक्ति से आज से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानवता ने कुछ को सींचा पंक्ति कहाँ से है। ऑप्शन ए है मानवीय गुणों का पोषण, ऑप्शन बी है मानवता का अभाव, ऑप्शन सी है मानव द्वारा सिंचाई करना, ऑप्शन डी है मानवता में विश्वास। है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवीय गुणों का विकास। ठीक है, हमारी व्याख्या कह रही है कि मानवता ने तुझको सींचा मतलब होता है कि मानव का तुझको क्या दिए, मानवीय गुणों का पोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कातर का अर्थ है। ऑप्शन ए है संकोच, ऑप्शन बी है निर्लज्ज, ऑप्शन सी है अविश्वास, ऑप्शन डी है व्याकुल। कतार, कतार का सही आंसर होता है ऑप्शन डी व्याकुल। ठीक है, जो भय से आकुल मतलब व्याकुल जो होता है वो कतार का अर्थ है। आगे बढ़ते हैं, कतार का अर्थ व्याकुल है। ठीक है, में 2 में अंग्रेजी पढ़ा रही है, वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि विद्यार्थी आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के लिए उपागम का अनुसरण कर रही है। ऑप्शन ए है ये परामर्श कोश है, ऑप्शन बी है ये समग्र भौतिक प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक उपागम है, और ऑप्शन डी है मानवीय उपागम है। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी, ये समग्र भौतिक प्रक्रिया है।
ठीक है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सुधा कक्षा 2 में क्या कर रही है कि इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ा रही है। वह आदेश और निर्देश दे रही है जिससे कि जो स्टूडेंट्स हैं वो आदेशानुसार निष्पादन कर सकें। वह भाषा अधिगम के समग्र भौतिक प्रक्रिया उपागम का अनुसरण कर रही है। ठीक है। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना में किन तत्वों को समझना जरूरत है। मतलब क्या है कि ऋतु है वो क्या चाहती है कि उसके जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर सके शब्दों का सही तरह से क्या करें उसे लिख सके। तो शब्द रचना के किन तत्वों को समझने की ऋतु को जो के स्टूडेंट्स को जरूरत है। ऑप्शन ए है वर्तनी और पाठन। ऑप्शन बी है संयुक्तिकरण और रूपांतरण। ऑप्शन सी है लेखन और श्रवण। ऑप्शन डी है समानार्थी और विपरीतार्थ। वृत्तार्थ। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी संयुक्तिकरण और रूपांतरण। अगर ऋतु चाहते हैं कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिखें तो उन्हें करण और रूपांतरण तत्वों को क्या करने की जरूरत है समझने की। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि ऋतु चाहती है कि उसके विद्यार्थी शब्दों को सही तरह से लिख सकें। शब्द रचना के संयुक्तिकरण और रूपांतरण तत्वों को समझने की उसे जरूरत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अनिका अपने विद्यार्थियों की हमेशा ये मदद करती है कि वे अंग्रेजी की कक्षा में सीखे गए शब्दों को अन्य विषयों के साथ जोड़ना व प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को किस बात में मदद मिलेगी। ऑप्शन ए है अंग्रेजी भाषा के महत्व को पुनर्वलन। ऑप्शन बी है अंग्रेजी में सीखे गए तथ्यों को अन्य विषयों से संबंध कर पाना। ऑप्शन सी है अंग्रेजी भाषा के प्रति बने भय को दूर करना। और ऑप्शन डी है कि अंग्रेजी की शब्द संपदा याद करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। अंग्रेजी में से क्या ये तथ्य होते हैं उनको अन्य विषयों के संबंध कर पाना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि अनिका चाहती है कि उसके जो शिक्षार्थी हैं वो हमेशा क्या करें ये मदद। अनिका अपने शिक्षार्थियों की हमेशा मदद करना चाहती है कि वे अंग्रेजी में कक्षा में सीखे ये जो शब्द होते हैं उनको अन्य विषयों के साथ क्या कर सके जोड़ सके उनका प्रयोग उसमें कर सके जोड़कर। इससे उसके विद्यार्थी अन्य विषयों के साथ जोड़ना और प्रयोग करना सीखें। इससे उसके विद्यार्थियों को अंग्रेजी में सीखे इससे उसके जो विद्यार्थी हैं उनको अंग्रेजी में सीखे गए जो तथ्य है उनको अन्य विषयों के संबंध कर पाने में क्या मिलेगी मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रवि अपने विद्यार्थियों को ड्रामा सिखा रही है। ड्रामे का प्रयोग करके रवि अपने विद्यार्थियों की किस तरह से मदद कर रहा है। ऑप्शन ए संवाद लेखन दक्षता विकसित करना। ऑप्शन बी है नाटक पढ़ने की दक्षता विकसित करना। ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना। और ऑप्शन डी है अभिनय के गुण को विकसित करना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन सी की संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित करना। रवि अपने विद्यार्थियों को क्या सिखा रहा है ड्रामा। और वो कह रहा है कि ड्रामा का प्रयोग करके रवि जो है अपने विद्यार्थियों में संप्रेषणात्मक दक्षता को विकसित कर पाएगा। ठीक है। उसमें विकसित करने में उसे हेल्प करेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है। वह ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। वह भाषा शिक्षण के किस उपागम का प्रयोग कर रही है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक। ऑप्शन बी है व्याकरण अनुवाद। ऑप्शन सी है संप्रेषणात्मक। ऑप्शन डी है रचनात्मक। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए संरचनात्मक। ठीक है। सुजाता है वो अपने स्टूडेंट्स को वाक्य संरचना को सिखा रही है और ड्रिल के विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। तो वह भाषा शिक्षण के संरचनात्मक उपागम का प्रयोग कर रही है। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि सुजाता अपने विद्यार्थियों को वाक्य संरचना सिखा रही है और ड्रिल की विकल्प सूची का प्रयोग कर रही है। तो भाषा शिक्षण की वह संरचनात्मक उपागम का प्रयोग करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है। यानी कि जो एक है गुरजीत वो क्या कह रही है कि भाषा अधिगम में शब्द भंडार का महत्व उसको विकसित उसके महत्व को समझ रही। तो उसके अनुसार शब्द भंडार विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति कौन सी है। ऑप्शन ए है कि विद्यार्थियों को पाठ में आए कठिन शब्दों को रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए कहा जाए। यानी कि विद्यार्थियों जो है उनको कई सारे ऐसे आते हैं पाठ में कठिन डिफिकल्ट वर्ड्स रेखांकित करने और उनसे वाक्य बनाने के लिए उन्हें कहें। और दूसरा कह रहा है कि विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। विद्यार्थियों को कुछ दिए गए होते हैं संदर्भ उनके आधार पर क्या करना कि शब्दों का अर्थ है उसका अनुमान लगाने के लिए कहना।
अगला कह रहा है कि विद्यार्थियों को शब्दों की सूची बनाने और उनका अर्थ याद करने के लिए कहा जाए। स्टूडेंट्स को क्या कहा, जो शब्द होते हैं वर्ड्स, उनकी सूची बनाने के लिए और उनका अर्थ है उसे याद करने के लिए कहा जाए। डी कह रहा है कि विद्यार्थियों को कहा जाए कि जब भी किसी कठिन शब्द के सामना हो तो शब्दकोश की मदद लें। मतलब जब भी वो कोई डिफिकल्ट वर्ड फेस करे तो वह क्या करें, डिक्शनरी का प्रयोग करें, ठीक है, जिससे उनके बारे में पता चल जाए। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी के विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों के अर्थ का अनुमान लगाने के लिए उनसे कहा जाए। मेरी व्याख्या भी कह रही है कि गुरुजीत भाषा अधिगम में शब्द भंडार के महत्व को समझती है। आपके अनुसार जो शब्द भंडार है वह विकसित करने की सबसे अच्छी युक्ति होती है कि विद्यार्थियों को दिए गए संदर्भ के आधार पर शब्दों का अर्थ है वो अनुमान लगाने के लिए कहा जाए। युक्ति का मतलब होता है उपाय। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चमास्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का क्या प्रकार है। ऑप्शन ए है अभिभावकों के प्रति समझ बनाना। ऑप्शन बी है सार्वभौमिक व्याकरण को समझना। ऑप्शन सी है किसी एक भाषा को समझना। ऑप्शन डी है इस बात के प्रति समझ बनाना कि भाषा सीखना आसान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सार्वभौमिक व्याकरणों को समझता। ठीक है, चौमस्की के द्वारा प्रतिपादित जो भाषा अर्जन है उस उपकरण का प्रकार होता है कि सार्वभौमिक जो व्याकरण है उसको समझना। हमारी व्याख्या भी कह रही है कि चौमस्की द्वारा प्रतिपादित भाषा अर्जन उपकरण का प्रकार सार्वभौमिक व्याकरण को समझना है। और चौमस्की के अनुसार बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता कैसी होती है, जन्म जाते यानी बचपन से ही उसके अंदर भाषा को अर्जित करने की क्षमता होती है। बच्चों में भाषाई विकास एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण द्वारा होता है। बच्चों में भाषाई विकास यानी भाषा का विकास कैसा होता है, एक काल्पनिक भाषा अधिग्रहण उपकरण के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ा रही है। वे विद्यार्थियों को वस्तुओं के चित्र दिखाती है और फिर उनके नाम बताती है। रेखा क्या करने का प्रयास कर रही है। ऑप्शन ए अपनी कक्षा को रुचिकर बना रही है यानी इंटरेस्टिंग बना रही है अपनी क्लासरूम को। ऑप्शन बी अपनी चित्रकारी के कौशल का प्रदर्शन कर रही है। ऑप्शन सी है कि विद्यार्थियों को नए शब्द सीखने में हेल्प कर रही है। ऑप्शन डी अपने विद्यार्थियों को पढ़ने में हेल्प कर रही है। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी कि विद्यार्थियों को जिन नए शब्द हैं वो सीखने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। ठीक है, रेखा कक्षा किसके क्लास 1 के विद्यार्थी हैं, उनको इंग्लिश पढ़ा रही है और वो वस्तुओं के चित्र को दिखाती है, फिर उसके नाम बताती है। तो उसे क्या करिए कि विद्यार्थी से नए शब्द जो हैं वो सीख पाएंगे, नए शब्द को सीखने में हेल्प कर रही है, शब्दों को सीखने में हेल्प कर रही है। वही व्याख्या कह रही है कि रेखा कक्षा 1 के विद्यार्थियों को इंग्लिश पढ़ाती है और चित्र दिखाती है, वस्तुओं के फिर उनके नाम बता देती है। तो इस तरह से बच्चे नए शब्द सीख पाएंगे, उनकी हेल्प कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा अर्जन उपकरण की अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। ऑप्शन ए पियाजे, ऑप्शन बी है वॉटसन, ऑप्शन सी है स्कीनर, ऑप्शन डी है चॉम्स्की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चॉम्स्की। भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा को अर्जित करने के उपकरण की अवधारणा है वो चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई है। अगला कह रहा है हमारी व्याख्या कि भाषा अधिगम के संदर्भ में भाषा को अर्जन उपकरण की अवधारणा चॉम्स्की के द्वारा प्रतिपादित की गई, क्योंकि सीखी हुई भाषा को समझने की क्षमता अर्पित करना, उसे दैनिक जीवन में प्रयोग में लाने की भाषा को ही अर्जित करते हैं। भाषा अर्जन क्या कहलाता है कि कोई सीखी हुई भाषा होती है उसको समझने की क्षमता को अर्पित करना और उसे क्या करना, अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना, और ये क्या कहलाता है, भाषा अर्जन कहलाता है। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि निंदा अपनी कक्षा में चीता चीता कविता का पाठन व गायन करवाने से पहले चीते पर चर्चा करती है। निंदा क्या करने की कोशिश कर रही है। ऑप्शन ए कि अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को क्रियाशील बना रही है। ऑप्शन बी है अपने विद्यार्थियों को पीठ का शीर्षक बता रही है, और पीठ का नहीं पाठ का शीर्षक बता रही है। ऑप्शन सी है अपने विद्यार्थियों को रुचि को क्रियाशील बना रही है, और ऑप्शन डी है अपने विद्यार्थियों को बता रही है कि कविता कैसे पढ़ी जाती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अपने विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान है उसको क्या कर रही है, क्रियाशील बना रही है। ठीक है, हमारी व्याख्या भी कह रही है कि निदा अपनी कक्षा में जो चीता चीता कविता है उसका क्या कर रही है, गायन करवा रही है। इससे पहले वो किस पर करवा रही है,
चीते नाम पाठ पर चर्चा करते हैं। चीते से पाठ पर चर्चा करने से उसे चीते के बारे में पता चल रहा है। जैसे चीता चीता कविता का पाठन अच्छे से हो, इसलिए वो अपने पूर्व ज्ञान को क्या कर रही है, क्रियाशील बचाने की कोशिश कर रही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिस्थापन विकल्प सूची किसके शिक्षण में इस्तेमाल की जाती है। ऑप्शन ए है व्याकरण, ऑप्शन बी है कविता, ऑप्शन सी है शब्दार्थ, ऑप्शन डी है रचनात्मकता। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन ए व्याकरण। ठीक है, प्रतिस्थापन विकल्प सूची जो है वो व्याकरण में इस्तेमाल की जाती है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थियों जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ रहे हैं को अंग्रेजी पढ़ाते समय द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, वे किस सिद्धांत का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन ए है समग्र भौतिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी है व्याकरण अनुवाद विधि, ऑप्शन सी है मौन विधि, ऑप्शन डी है परामर्श कोश। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी व्याकरण अनुवाद विधि। ठीक है, जोसेफ है टीचर, वो क्या कर रहा है कि प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार, ऐसे बच्चे जो पहली बार इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इंग्लिश पढ़ाने के साथ साथ वो द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग भी करता है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में ट्रांसलेट करता है, जिससे वो अच्छे से समझ सके। तो वो क्या कर रहा है, तो व्याकरण अनुवाद विधि का प्रयोग कर रहा है। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। व्याख्या करिए कि जोसेफ प्रथम पीढ़ी के शिक्षार्थी जो पहली बार अंग्रेजी पढ़ते हैं, उन्हें अंग्रेजी पढ़ाने के साथ साथ उसका हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रहा है, द्विभाषिक शब्द सूची का प्रयोग करता है, और ये व्याकरण अनुवाद विधि सिद्धांत का प्रयोग होता है। क्या होता है, व्याकरण अनुवाद विधि। अगला क्वेश्चन क्या है कि रोमी कक्षा 3 को पढ़ाती है, पाठ्य पुस्तक में दिए गए नाटक के शिक्षण के समय रोमी को किस विधि का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि वो उसके विद्यार्थियों जिससे उनके विद्यार्थी नाटक का आनंद ले सकें। ऑप्शन ए है सौसर वाचन, ऑप्शन बी है भूमिका निर्वह, ऑप्शन सी है मौन पठन, ऑप्शन डी है चित्र संयोजन। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी भूमिका निर्वह। ठीक है, कक्षा 3 को पढ़ाती है रोमी, तो उसको पाठ्य पुस्तक में दिए गए जो नाटक का शिक्षण है उसको रोमी को भूमिका निर्वह के द्वारा करवाना चाहिए, जिससे बच्चे नाटक में इंटरेस्ट ले सकें, क्योंकि बच्चे स्वयं अगर रोल प्ले करेंगे तो वो नाटक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे और उसे अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सरसरी तौर पर पठन व बारीकी से पठन किसके उपकौशल हैं। ऑप्शन ए श्रवण यानी सुनने के, ऑप्शन बी है वाचन यानी बोलने के, ऑप्शन सी है पठन यानी कि पढ़ने के, ऑप्शन डी है लेखन यानी कि लिखने के। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि पठन के। सरसरी तौर पर पढ़ना और बारीकी से पढ़ना, ये सब पढ़ने के कौशल होते हैं। ठीक है, सरसरी तौर पर मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, बारीकी तौर पर मतलब पूरा अंदर से अच्छे से पढ़ना समझ कर। ठीक है, तो सरसरी तौर पर पठन, बारीकी से पठन के उपकौशल होते हैं। कौशल कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। पूछता है एग्जाम में कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। ठीक है, पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना, ये सब होते हैं कौशल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं है। ऑप्शन ए है पत्र का गलत प्रारूप, ऑप्शन बी है विराम चिन्ह की त्रुटियां, ऑप्शन सी है शासर शैली लहजा की त्रुटि, और ऑप्शन डी है वर्तनी की त्रुटि। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, स्वर शैली यानी लहजा की त्रुटि ये लेखन कौशल की नहीं है, जबकि पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की और वर्तनी, ये सब त्रुटि लिखने से संबंधित है, जबकि स्वर शैली या लहजा की लिखने से नहीं बोलने से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारी व्याख्या कह रही है कि श्वासर शैली लहजा की त्रुटि लेखन कौशल त्रुटि नहीं होती है, जबकि पत्र का गलत प्रारूप, विराम चिन्ह की त्रुटियां और वर्तनी की त्रुटियां सब लेखन कौशल में आती हैं। सो डियर फ्रेंड्स, हमारा CTET का प्रीवियस ईयर का पेपर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।